वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 में हम पढ़ेंगे और कुछ वैल्यूएशन रूल होते हैं वो पढ़ेंगे हम। पहला पॉइंट है कि हमें वैल्यू क्या निकालना है। जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जीएसटी देना है तो जीएसटी की जो रेट है वो किसके अमाउंट पे ऊपर अप्लाई होती है, वो होती है वैल्यू के ऊपर। तो हम बोलते हैं कि वैल्यू इनटू जीएसटी रेट इक्वल टू जीएसटी अमाउंट। कैसे आएगा जीएसटी का अमाउंट? जो भी वैल्यू है उसके ऊपर जीएसटी की रेट लगाएंगे तो अमाउंट आ जाएगा। इसलिए वैल्यू का निकालना बहुत ही जरूरी है। सेक्शन 15 बताता है कि वैल्यू कैसे निकालेगी। तो सेक्शन 15(1) से लेके 15(5) तक कुछ सेक्शन है। 15(1) क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू। बोले जितने में ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे एक दुकानदार जूते बेचता है और वो सपोज करो 1200 रुपये में जूते बेचता है, तो उन जूतों की ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है 1200, वही वैल्यू मानी जाएगी। उसी के ऊपर क्या लग जाएगा जीएसटी। किसी कस्टमर को वो 1200 की जगह 1500 रुपये में जूते बेच देता है सेम, तो उस ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी है 1500, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी मानी जाएगी 1500 मानी जाएगी। तो बोला कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू होगी ट्रांजेक्शन वैल्यू। ये बात सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 में लिखी। बस दो शर्तें आप पूरी कर दें। पहली शर्त आप क्या पूरी कर दें कि सप्लायर और रेसिपिएंट आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस केस में जो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है वो मैनिपुलेट की जा सकती है। इसलिए सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड ना हो। और दूसरा, प्राइस के अलावा और कुछ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी एक्ट फॉरबियरेंस ऐसा कुछ भी ना कराया गया हो। ठीक है, तो दो शर्तें एक बार लाउड बोल दें। क्या क्या? सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड एंड प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो भी अमाउंट पेड और पेबल है वो बन जाएगा, वही ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा, वही वैल्यू बन जाएगा। वैल्यू बन जाने के बाद उसमें हम कुछ चीजें जोड़ेंगे, जो बात लिखी है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में कि वैल्यू सेल इंक्लूड, कुछ चीजें हम इंक्लूड करेंगे। और 15(3) बोलता है कि कुछ चीजों को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 हम पढ़ेंगे। फिर चौथा पॉइंट है वो ये बोलता है कि अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू को हमने वैल्यू नहीं माना, क्योंकि या तो बायर की जगह वर्ड यूज करना चाहिए रेसिपिएंट, और सप्लायर अगर आपस में रिलेटेड है, या फिर प्राइस के अलावा भी कुछ और लिया दिया गया है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में जो वैल्यू निकाली जाएगी वो वैल्यूएशन रूल के हिसाब से निकाली जाएगी। किस हिसाब से निकाली जाएगी? वैल्यूएशन रूल। तो हम वैल्यूएशन रूल पढ़ेंगे और रूल्स में हम पढ़ेंगे 27, 28, 29, 30 एंड 31। 31 के बाद भी हैं, लेकिन वो 15(5) सेक्शन के अंतर्गत कवर होते हैं। तो अगर इस तरीके से वैल्यू नहीं निकली जाएगी, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, 15(4) में क्या लिखा है, वैल्यू इक्वल टू एज पर वैल्यूएशन रूल। ठीक है, व्हेन वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 15(1). और फिर हमने क्या लिखा है कि 15(5) में लिखा है कि नोटिफाइड ट्रांजेक्शन है कुछ गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। उनकी वैल्यू ना तो 15(1) के हिसाब से निकाली जाएगी, ना ही 15(4) के हिसाब से निकाली जाएगी। उनके लिए प्रिस्क्राइब्ड रूल है अलग से। जैसे फॉरेन एक्सचेंज का कोई काम करता है, या एयर ट्रेवल का एजेंट है, वो लॉटरी की टिकट्स बेचने का काम करता है, ऐसे केसेस में अलग से ही रूल्स बनाए गए हैं जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। और हमने बात की थी कि 15(1) तो हमने पढ़ा था, ये लिखा हुआ है 15(1). वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज अमाउंट पेड और पेबल फॉर सप्लाई प्रोवाइडेड सप्लायर एंड रेसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड सेल प्राइस दी सोल कंसिडरेशन। फिर हमने देखा था वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था टैक्स ड्यूटी ईटीसी। ठीक है, तो हमने बोला था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड्स ऑल टैक्सेस ड्यूटीज सेस, ठीक है, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एक्सेप्ट, क्या इंक्लूड नहीं होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूडीजीएसटी, आईजीएसटी और कंपेंसेशन सेस वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब जीएसटी लगाने के लिए जो वैल्यू है उसके अंदर ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूड ना हो। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि सर फिर कौन से टैक्सेस वैल्यू का पार्ट बन जाएंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल में 2 एग्जांपल दिए थे, तो उसके थ्रू मैं बताया था कि एक्साइज अगर लगता है किसी प्रोडक्ट पे तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। अगर कस्टम ड्यूटी लगती है अगर इंपोर्ट करने पे, तो कस्टम ड्यूटी इंक्लूड करने के बाद जीएसटी लगेगा। ऐसे ही म्युनिसिपल टैक्सेस हो सकते हैं, ये लिख लो आप, लिखना हो तो म्युनिसिपल टैक्सेस हो सकते हैं।
लेकिन TCS या TDS कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। ये एक क्लैरिफिकेशन आया है, क्यों आया है वो भी समझा देता हूँ और आपको ये बात भी समझा दूंगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए थे, जैसे आप वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, आपने 10 लाख का इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लग गई 10% से 1 लाख। तो अब जब इंपोर्ट पर IGST भी लगता है 18% का, तो वो किसके ऊपर लगेगा? 11 लाख के ऊपर लगेगा। मतलब कस्टम ड्यूटी शेल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ GST। कोई डाउट आपको? सारे टैक्सेस, सेस, ड्यूटीज क्या बनेंगे? वैल्यू का पार्ट बनेंगे, एक्सेप्ट जो भी GST है वो बस नहीं बनेंगे। मैंने दूसरा एग्जांपल दिया कि मिस्टर एक्स है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको करते हैं, उन्होंने टोबैको प्रोड्यूस करी है, मैन्युफैक्चर करी है 10,000 रुपए की। अब टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पे सेंट्रल एक्साइज लगती है, तो उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग गई 1,000 की, वो हो गया 11,000। अब जब आप उसको 11,000 में सेल करना चाहोगे तो फिर आपको उस पर GST भी लगेगी। टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज भी लगती है और GST भी लगती है। तो जो GST लगेगी वो किस अमाउंट के ऊपर लगेगी? वो इस 11,000 के ऊपर 18% लगेगा। यानी कि 1,000 रुपए क्या बनेंगे? पार्ट ऑफ वैल्यू। कौन से सेक्शन के हिसाब से? एज पर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। आपको आंसर में इतना रेफरेंस देना चाहिए, आप आराम से दे लोगे। 15 तो बताता है वैल्यू इक्वल टू ट्रांजेक्शन वैल्यू, 15 बताता है इंक्लूड क्या होगा। हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्या क्या इंक्लूड होगा। 5 चीजें इंक्लूड होती हैं, तो ABCDE। एक्सक्लूड क्या होगा? 2 चीजें एक्सक्लूड होती हैं, तो वो भी 15(3) में याद रहेगा, ए और बी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये हमने पढ़ा, टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, ये सेक्शन क्या हो गया? 15 सबसेक्शन 2 का बी हो गया। एनी अमाउंट दैट इज पेड बाय रेसिपिएंट एंड इट वाज इनकर्ड बाय और इट वाज द लायबिलिटी ऑफ सप्लायर एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। तो मैंने बोला था कि मैं एक क्लाइंट हूं और मैंने कॉन्ट्रैक्टर से वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का एक एग्रीमेंट किया है। मैंने बोला मेरा मकान बना दो, मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा या कितना भी अमाउंट दूंगा, आप मकान बना दो, जो भी अमाउंट बैठेगा मैं दे दूंगा आपका अमाउंट, ठीक है? ओके। उसने क्या करा? मकान बनाने के लिए कुछ मार्केट से जाके सीमेंट, ब्रिक्स, सैंड खरीदे, उसका बिल हो गया 30 लाख। तो उसने हमें बिल बना के भेजा, उसने बोला कि सर ये 20 लाख रुपए का बिल है जो मुझे दे दो आप, और ये 30 लाख रुपए आप क्या कर देना? मार्केट वाले को चुका देना। उसने जो मार्केट से बिल लाया था 30 लाख का, वो मेरे हाथ में दिया और बोला 20 लाख अलग से मुझे दे दो और 30 लाख का मार्केट से मैं सामान लाया वो चुका देना। जबकि मेरा मार्केट से कोई एग्रीमेंट नहीं था, मेरा था सप्लायर से एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्टर से, क्योंकि आप मेरा काम करके दोगे। उसने बोला ठीक है, जो भी होगा मैं खर्चा प्लस 20 लाख के लगभग मैं आपका काम लगभग मैं कर दूंगा, जो भी होगा मेरी पहचान का है। तो हमने बोला चलो ठीक है, आप बता देना जो भी बने। तो उसने बिल बना के दिया, बोला ये 20 लाख रुपए आप मुझे दे देना जो मेरे हैं, और 30 लाख रुपए आप जाओगे तो उस दुकान वाले को दे देना। तो उसने मुझे बिल कितने का दिया? 20 लाख का। अब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? तो मैंने आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, आपको दुकान से जो भी सामान लाना था, ईट सीमेंट, सबका पेमेंट आपको ही करना था, वो आपकी लायबिलिटी थी, आप मुझे बिल बना के दे देते। लेकिन आपने क्या करा? बोला कि जो मेरी लायबिलिटी है मार्केट की वो तुम चुका देना 30 लाख और 20 लाख मुझे दे दो। तो वैल्यू जो उसने 20 लाख का बिल दिया, तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड any amount which is paid by recipient but was incurred by supplier or was the liability of supplier and not included in the price। तो पूरा जोड़ के कितना बन जाएगा? 50 लाख रुपए माने जाए। इतना हमने पढ़ा। 3 पॉइंट हमें और पढ़ने हैं जो कि वैल्यू में इंक्लूड किए जाए। शुरू करें हम यहां से। तीसरा पॉइंट में लिखा हुआ है इंसिडेंटल expenses including commission। देखो इस तरीके एक पॉइंट है, मैं एक बार आपको रीड करा दूं। देखें, अच्छा मैंने कल रीड करा दिया था ना आपको, चलो एक मिनट और रीड करा देता हूँ, फिर नोटिंग करा दूंगा। प्लीज देखें ध्यान से।
छोटे छोटे पॉइंट हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। इसमें लिखा है सप्लाई में इंक्लूड होगा, ये सी पॉइंट है, तो ये क्या होगा 15 टू सी। इसको बार बार बोलना, ऐसे ही नोटिंग देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप मॉड्यूल चेक करना, ऐसे ही नोटिंग रहेगी, बार बार लिखेंगे एज पर सेक्शन 15 टू ए, 15 टू बी, ऐसे नोट करेंगे आंसर को। तो इन्होंने लिखा है क्या इंक्लूड होगा, तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग चार्ज बाय सप्लायर to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of supply of goods or service or both at the time of supply or before delivery of goods or supply of service. So, at the time or before delivery of goods or supply of service. तो बोल रहे हैं कि सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा, वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। सपोज आप कोई सामान खरीद के लाते हैं, आप फर्नीचर खरीद के लाते हैं, 1 लाख रुपए का है, ठीक है। अब वो जो महतपुर वाला से आप फर्नीचर लाते हैं 1 लाख रुपए का, वो उसकी लोडिंग अनलोडिंग भी करा देता है आपको। तो वो आपके जो भी आप पर्सनल व्हीकल लेके आए हैं, पिकअप लेके आए हैं कि इसमें रखवा दो, तो वही उस पर रखा देता है आपका सामान। तो उसका भी जो लोडिंग का जो भी चार्जेस अगर वो लेगा, वो सब किस में जुड़ जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। किसमें इंक्लूड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग। मैंने बोला था पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग हो सकती है, सेकेंडरी पैकिंग हो सकती है, टर्सरी पैकिंग हो सकती है। कमीशन भी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। और लिखा हुआ है अगर सप्लायर ने गुड्स की डिलीवरी करते समय या डिलीवरी करने के पहले कोई भी काम किया है तो उसका अमाउंट भी वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपको एक केक चाहिए, आपने केक का ऑर्डर देने गए हैं आप बेकरी में, आपने एक केक देखा, आपने कहा ये केक कितने का है, तो उन्होंने कहा ये सपोज करो 300 रुपए का केक है। आप बोले इसका शेप थोड़ा प्रॉपर नहीं लग रहा है, आपको वो तीर भी लगवाने उसमें होता है ना तीर वाला, तो आपने बोले तीर नहीं लगवाने, गिटार बनवाना है या इस पर फोटो लगवानी है। हमें क्या बोला आपने कि इस केक के ऊपर क्या लगवानी है, फोटो लगवानी है, गर्दन से केक कटेगा। अब उन्होंने बोला डिजाइनिंग कराओगे तो 50 रुपए अलग से लगेंगे, आप ऐसा केक ले जाओगे तो 300 मिल जाएगा, आपको डिजाइनिंग करानी है स्पेशल आपके पर्पज से तो 50 रुपए और लगेंगे। हमने बोला कि आप डिजाइनिंग करके दो, हम जब केक लेके आएंगे तो केक प्लस डिजाइनिंग दोनों का आपको देंगे पेमेंट। अब केक की डिलीवरी करने के पहले, केक को सेल करने के पहले क्या क्या चीजें हो गई, एक तो उन्होंने केक बनाया और उसकी डिजाइनिंग भी कराई, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ केक शैल इंक्लूड द वैल्यू ऑफ केक एंड डिजाइनिंग चार्ज। तो डिजाइनिंग चार्ज इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और पैकिंग जो करेंगे, पैकिंग के चार्जेस भी इंक्लूड हो जाएंगे। अगर कोई मशीन बना के डिलीवर की जाती है, मशीन बना के क्या की जाती है, डिलीवर की जाती है, तो मशीन को बनाने के बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाता है कि सही से चल भी रही है या नहीं, तो इंस्पेक्शन का चार्ज भी क्या हो जाएगा, उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। नॉर्मल बोले तो इंस्पेक्शन का चार्ज, रस्ते के इंश्योरेंस का चार्ज, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज, पैकिंग का चार्ज, डिजाइनिंग का चार्ज, क्वालिटी कंट्रोल चेक करने का चार्ज, सारे चार्जेस वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लिए जाएंगे। क्या आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो मैं नोट करा देता हूँ ये पॉइंट आपको। हाँ बोलो। अगर आप ऐसा नहीं बताओगे कि मैंने इसके बिहाफ से पे कराया, तो आप ये बताओगे कि मैंने डायरेक्ट खरीदा है, या तो आप बोल दो कि मैं अमाउंट ही ना बताऊं, तो फिर हम पढ़ ही नहीं सकते चीजों को। आप सोच रहे हैं कि मैं काम करा लूं, मैं बताऊं ना मैंने पैसे दिए हैं, तो बात ही खत्म हो गई, है ना। हम जब भी पढ़ते हैं तो हम जज की पोजीशन से पढ़ते हैं। मीनिंग ये है कि आप बताओ हुआ क्या है। तो उन्होंने बोला कि 30 लाख रुपए मैंने दुकान वाले को दिए थे, 20 लाख इनको दिए थे। तो अब मैं बताऊंगा प्रोविजन क्या है कि आपने जो इसको दिए और जो इसके बिहाफ से उसको दिए, वो दोनों क्या हो जाएंगे, वैल्यू का पार्ट बन जाए। अदरवाइज आप जैसा बोला कि ना बताएं, तो रियल एस्टेट तो सबसे बड़ा मार्केट है जहां ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन होता है, सबसे बड़ा मार्केट। आप अच्छे समझते हैं, आपने कैपिटल गेन वगैरह भी पढ़ा होगा। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ और होती है, एक्चुअल कंसिडरेशन कुछ और दिखाते हैं, तो वो तो होता ही है, जो आप बोला होता ही है वो। हम बस ये बोला कि अगर हमें पता हो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो प्रोविजन क्या बोलेगा, प्रोविजन ये बोलेगा कि जो अमाउंट आप इसको दे रहे हो कॉन्ट्रैक्टर को, और जो अमाउंट आपने कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ से किसी और को दिया है, वो सेल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है।
झूठ का स्कोप भयंकर है, तो वो उस हम बात नहीं करते। ठीक है, लिख लें प्लीज। तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं हम, और ऐसे लिखना 15(2)(c). इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग प्लस एनी अमाउंट पेड फॉर, लिख लें, एनी अमाउंट पेड फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर। कब करा है उसने? बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या बोला है, इंसिडेंटल एक्सपेंस में सब कुछ जुड़ेगा जो भी एम्प्लॉयर वो सप्लायर करके देगा और उसके लिए वो चार्ज करेगा, सब कुछ जोड़े जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में लिख लें आप ताकि काम आए आपको। डिजाइनिंग चार्जेस, ठीक है, इंस्पेक्शन चार्जेस, नीचे से लिखते जाना, पैकिंग चार्जेस, क्वालिटी कंट्रोल, एक मिनट, चेक, क्वालिटी कंट्रोल का क्या किया है आपने? चेक कराया है। ये सारे खर्चे इंक्लूड हो जाएंगे। हाँ, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। हम्म, हाँ, हम्म, हाँ, हम्म, पहले ही जुड़ा होगा वो, पहले ही जुड़ा होगा, क्योंकि फिर तो लगेगा नहीं 2 साल तक, 2 साल के बाद लगेगा, वो अलग हो गया। हाँ, 15(2) के बी में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंक्लूड ही रहता है, वो प्राइस में इंक्लूड रहता है। ठीक है, हटाओ इसको। हटा दूं, लिख लिया क्या आपने? प्लीज, हाँ बोलो। अच्छा, बहुत बढ़िया, पहली बार कोई लड़का ऐसी बात बोलने के लिए मुझे। 15(2)(d), 15(2)(d) में लिखा है, लिख लें साथ में, वैल्यू शैल इंक्लूड इंटरेस्ट, लेट फीस और डिलेड पेमेंट चार्जेस फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है हमें। मैं बताता हूँ कितनी सिंपल सी बात है, क्या ध्यान रखना है। इन्होंने ये बोला है कि सपोज करो मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, मिस्टर वाई हैं, इन्होंने इनको गुड्स सप्लाई करा, ठीक है, लिखते जाए साथ में, बिल्कुल टेक्निकल नहीं है ना, बहुत सिंपल सा है, लिखते जाए साथ में। गुड्स सप्लाई करा इन्होंने, सपोज कितने रुपए का? 1,00,000 रुपए का, और इसके लिए इन्होंने क्रेडिट पीरियड जो दिया है, क्रेडिट पीरियड दिया है उन्होंने 2 मंथ्स, और ये भी शर्त है कि देयर आफ्टर, अगर इसके बाद पेमेंट करा जाए तो क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट, सपोज करें 12% पर एनम, ठीक है। अब मैं डेट डाल देता हूं यहां पर, सपोज करो 1 सितंबर
1 सितंबर 2021 का एक ट्रांजेक्शन, 2 महीने पेमेंट करना था, प्लीज सुन ले, बस खत्म हो गया। 2 महीने पेमेंट करना था, आप 2 महीने में पेमेंट कर दो, 1 लाख रुपए का पेमेंट करोगे। लेकिन अगर आप 2 महीने में पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आप बाद में पेमेंट करोगे, आपको ब्याज लगेगा। ठीक है, सपोज करें जो डिले इन पेमेंट हो गया, डिले इन पेमेंट हो गया जो वो हुआ है बाई 3 मंथ्स, 3 महीने से डिले हुआ है, तो कितना इंटरेस्ट बनता है फिर? तो बनता है 1 लाख का 12% से 3 महीने का ब्याज। मैंने बोला कि 3 महीने में पेमेंट करा, मैं कह रहा हूँ 3 महीने का डिले हो गया है, डिले इन पेमेंट बाय 3 मंथ, 3 महीने से डिले हो गया है, कितना ब्याज बनता है? काफी कठिन कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, आपको टाइम लग जाएगा। 3000 का ब्याज बनता है, तो क्या बन जाएगा? सेल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम? बोलो एक बार, याद भी हो जाएगा। ठीक है, किसके हिसाब से? अंडर सेक्शन 15(2)D। इंपोर्टेंट है इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूं। 15(2) के बाद ध्यान रखना D बन जाएगा ये पार्ट। ओके, तो बस 1-2 बातें और छोटी सी समझनी है हमें इसके अंदर, वो ये है कि जो इस इनवॉइस है 1 लाख का, वो तो 1 सितंबर को बन गया होगा जब हमने गुड्स भेजी, तो हमने बोला ये बिल ले लो और 2 महीने पेमेंट कर देना। तो हमने 1 लाख का जीएसटी तो हो सकता है पहले ही इनवॉइस के अंदर दिखा दिया हो, क्या सकता है दिखाया ही होगा पहले ही। अब उसको हम बोल रहे हैं कि लेट पेमेंट करोगे तो ब्याज लगेगा। वो लेट पेमेंट कर रहा है, 3 महीने लेट हो गया, वो 3000 रुपए दे रहा है हमको, तो उन्होंने बोला इसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई बनाएंगे। लेकिन हो सकता है कि इस इनवॉइस का हम पेमेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट को कर चुके, इसका जो जीएसटी हो, तो अब जो 3000 है वो इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना, कहने का मतलब ये है, पहले 2-3 सवाल में आपसे वन लाइनर पूछ रहा हूं, आप जवाब दोगे। नॉर्मली 1 लाख का इनवॉइस कितने तारीख को इशू हो गया होगा? नॉर्मली वर्ड यूज कर रहा हूं, है ना? कितने तारीख को? 1 सितंबर को, जब मैं सेल कर रहा हूं। उसका जीएसटी मैंने उसके हिसाब से अभी तक पे कर दिया होगा। अगर मैं मंथली देता हूं तो मैंने अगले महीने के को दे दिया होगा, मैं क्वार्टर ले देता हूं तो क्वार्टर के हिसाब से भी हो गया, टाइम मैंने दे दिया होगा। अब क्या हो रहा है, पेमेंट तो कितना डिले होने वाला है ये तो जब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो पेमेंट कर ना दे। और उसने ओवरऑल 2 महीने ले लिए और 3 महीने का लेट हो गया, 5 महीने बाद पेमेंट करा, तब तक तो हमारा सब हिसाब किताब हो चुका है। अब हम उनसे 3000 रुपए ले रहे हैं और इन्होंने बोला कि इट्स सेल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो उसका तो हिसाब किताब खत्म हो चुका है, उसका तो हम टैक्स भी आपको जमा कर चुके हैं। आप कौन सा इस बात के लिए इंतजार करते हैं कि आप तब जीएसटी चुकाएं जब आपका कस्टमर, आपका रेसिपिएंट आपका क्या कर दे? पेमेंट कर दे। इस बात का सरकार इंतजार नहीं करती है। तो अब क्या होगा, अब 3000 रुपए पे हमें जीएसटी चुकाना होगा। तो अगर नॉर्मली क्वेश्चन में लिखा है कि हमने उससे 3000 रुपए लिए, तो इसको आप नॉर्मली मानेंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा का मतलब यह है कि इसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वही होगा जिस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर ये ब्याज लगाया गया है। मीनिंग ये है कि हो सकता है कपड़े बेचे हो और 5% की जीएसटी की रेट रही हो उस पर, तो ब्याज पे कितने की जीएसटी रेट बैठेगी? 5। हो सकता है मोबाइल बेचा हो, 18% की जीएसटी की रेट रही हो, तो फिर इस ब्याज के ऊपर कितना लगेगा? 18%। यानी कि हमें ब्याज का नेचर तो कैसे समझ में आएगा किस चीज का ब्याज है? तो इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी की रेट क्या होगी? नहीं, इसको हम वैल्यू मानेंगे उस सप्लाई की, मतलब उस सप्लाई का ही एक अमाउंट, एक क्या है, हिस्सा है। इसका मतलब वही जीएसटी की रेट अप्लाई होगी जो उस सप्लाई के ऊपर अप्लाई हुई होगी। और कब? तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है? इंटरेस्ट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता है जब इंटरेस्ट रिसीव हो जाए। कब माना जाता है? जब इंटरेस्ट रिसीव हो जाए। जब आपको रिसीव हो जाएगा उसके हिसाब से आप मंथली या क्वार्टरली जिस हिसाब से पेमेंट करते हैं, तो अगले महीने या क्वार्टर के एंड होने पर जो महीना आएगा उसमें आप इसका पेमेंट कर दें। तो 2 बातें हमने डिस्कस करी। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इंटरेस्ट के लिए? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कौन सी लगेगी? जीएसटी की, जो ओरिजिनल सप्लाई की होगी जिसके ऊपर ये ब्याज निकाला गया। 2 बातें आपको क्लियर हुई?
ठीक है, तो बोला टाइम ऑफ सप्लाई इक्वल टू होगी डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटरेस्ट या लेट फी। ओके, और जीएसटी रेट क्या हो जाएगी, रेट ऑफ ओरिजिनल सप्लाई। हम्म हम्म बता देना अलग बात है, बता देना अलग बात है, लेकिन नॉर्मली आप कस्टमर को बोलोगे कि आप लेट चुकाओगे तो ब्याज दोगे। अब ये बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला तो वो क्या करेगा, 3,000 रुपये दे देगा। पर हमें समझना है क्या है, सही है, बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई, पर उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तीसरा तीसरा जो हमने डिस्कशन किया वो ये है, और उसको नोट लिख लो, सच इंटरेस्ट मे बी assumed as inclusive of GST। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट या जो भी है डिले चार्जेस जो भी हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत क्वेश्चन में होता था इंटर वगैरह में, आपको याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फाइनल में भी। और 100 प्लस जीएसटी की परसेंटेज है ना, इंटू 100, ऐसे निकलेगी वैल्यू। 118 के बराबर है ब्याज, सही है। अगर 18% की जीएसटी की रेट है तो ब्याज कितने के बराबर है, ये 3,000 ही दिया है उसने, वो 3,000 प्लस जीएसटी नहीं देगा आपको। आप बोलोगे लेट पेमेंट करा ब्याज लगेगा, उसने बोला ठीक है ब्याज ले लो, क्या आपको लगता है वो ब्याज ऐसे देगा 3,000 प्लस जीएसटी? तो नॉर्मली क्या होगा, 3,000 का ब्याज देगा वो। तो हमें तो इसको वैल्यू बनाना है, और इतना ही अमाउंट है हमारे पास, इसी में से जीएसटी भी देना है, इसमें से वैल्यू भी बनाना है, तो ये क्या बन जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और रिवर्स करके वैल्यू बना के हम जोड़ देंगे। मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा अभी, ठीक है, थोड़ी देर बाद कराऊंगा, मैं खत्म कर लूंगा पूरे सेक्शन। क्या कोई डाउट इस केस में किसी को कि सर इसको रिवर्स क्यों कर रहे हैं? ठीक है, डाउट वाली इतनी बड़ी बात भी नहीं। मैंने ये नहीं लिखा कि सच इंटरेस्ट शैल बी एज्यूम्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, शैल लिख दिया, पर अजम्पशन क्या है, सो मे बी एज्यूम, यानी कि आप अपना अजम्पशन ये भी लिख सकते हैं कि 3,000 के अलावा जीएसटी आया होगा। लेकिन लॉजिकल बात है, लॉजिकल बात है कि आपने उसको बोला यार टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे ब्याज लगेगा, तो ब्याज वो अमाउंट का चुका देगा जो भी तुम्हारा अमाउंट होगा, सही है, जीएसटी नॉर्मली नहीं चुकाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया, हटाऊं इसको, साथ में नोट किया होगा, मैंने मना ही नहीं किया था ना, मैं तो मना करूं तब लोग साथ में नोट कर लेते थे, तो फिर मना भी नहीं किया था मैंने। बताओ कौन सा सेक्शन आएगा अब, 15(2)E, अगेन इंपोर्टेंट सेक्शन है। इसमें लिखा हुआ है जो कॉमन लाइन है वो लिख रहा हूं पहले, वैल्यू शैल इंक्लूड, ये हो गई कॉमन लाइन। क्या, एनी सब्सिडी गिवन बाय एनी पर्सन, कोई भी सब्सिडी जो हमें किसी ने भी दी हो वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन फिर हमने आगे भी पढ़ा है, एक्सेप्ट सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्सिडी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसको एक लाइन में भी लिखा जा सकता था, तो फिर दो में क्यों लिखा, ताकि कभी कभी आप कंफ्यूज हो तो आपको ये लगे क्या लोकल अथॉरिटी की सब्सिडी भी इंक्लूड है, तो मैं इसको लिख के काट सकूं, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की दी गई सब्सिडी को ही यहाँ बोला गया है कि उनकी सब्सिडी को वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, और कोई भी सब्सिडी देता है और वो अगर उस ट्रांजेक्शन से लिंक है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, वैल्यू का पार्ट बनेगी। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ लिख देना, विच इज लिंक्ड विद, 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 विच इज लिंक्
इनवॉइस, इनवॉइस से लिंक्ड है। एग्जाम्पल समझा देता हूँ। लिख लिया आपने 2 लाइन? लिखा? अब 2 मिनट समझ लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, साथ में ना लिखें, मैं नोट करने का टाइम दूंगा आपको। सपोज करें कि एक ABC लिमिटेड है, कोई भी कंपनी है, ITC कंपनी ले लो, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो। अब कंपनी जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो आपको पता है उनको CSR एक्टिविटी पे खर्च करना पड़ता है 2% ऑफ नेट प्रॉफिट अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के हिसाब से उनको क्या करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट का 2% CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना पड़ता है, समाज के लिए काम करना है। आपने नेट प्रॉफिट का 2%। समाज के लिए काम करने का मीनिंग हो सकता है वो सड़क बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, सफाई करा सकते हैं, तालाब गहरे करा सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्कूल ओपन करा सकते हैं, हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, ठीक है। अदर तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को या चैरिटेबल जो काम करते हैं, रिलीजियस नहीं बोल रहा हूँ, चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे सकते हैं, जो लाइब्रेरी वगैरह चलाते हैं, जो स्कूल चलाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल चलाते हैं, इसको दे सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्हें अपना ये अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट करा, जो इस बुक डिपो है, एक बुक डिपो है वहां पर, उससे एग्रीमेंट करा कि आप बच्चों को जो भी किताब बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक बोल सकते हैं, हो सकता है वो नोटबुक बोल दें, अपने एग्जाम्पल के लिए मानता हूं कि उन्होंने बोला कि जो आप टेक्स्ट बुक बेच रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को, उनकी जो भी कीमत हो रही है आप मुझे एक बार बता दो। तो डिपो वाले ने उनको पूरा एक्सप्लेन करा कि इतनी इतनी कीमत है, उन्होंने बोला ठीक है, इसमें से इतना इतना अमाउंट मेरी तरफ से जाएगा, बचा हुआ ही आप किससे मांगे, कस्टमर से मांगे। तो जब कस्टमर मांगने आए कि किताब कितने की है, तो आप उसको रेड्यूस प्राइस ही बताएं, आपको पूरी कहानी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब आपको पुराना हिसाब नहीं बताना कि कौन पैसा दे रहा है तुम्हारी तरफ से, अच्छे से पढ़ाई करो तुम लोग। तो मैं तब बोलना कि ये किताब कितने की आती है। तो सपोज एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है, 12th क्लास की, उसकी नॉर्मल सेल प्राइस MRP बोल देता हूं भले, वो सपोज करें कि 200 रुपये है। तो XYZ लिमिटेड ने इनको क्या दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है बाय किसके द्वारा, ABC लिमिटेड। इन्होंने दे रखी है सब्सिडी, मान लो ₹120 पर बुक, बोला जितने भी बच्चे आए एक बुक पे 120 रुपये उनको कम लेना आप, ठीक है। तो बताएं फिर इसका क्या कीमत बची, 80 रुपये कीमत बची। अब मैंने ये सीधा समझाया, अब मैं इसको उल्टा समझाता हूँ। जब जब एक स्टूडेंट किताब खरीदने जाएगा और बोलेगा इसका बिल बना देना, कितने का बिल बनाया जाएगा, 200 का या 80 का? मैं पूछ रहा हूँ, एक स्टूडेंट, आप किताब खरीदने जाते हैं और आप दुकान से लेते हैं, किताब दे दो मुझे, और आपने बोला जो भी हो अमाउंट तो लिख देना है ना, पापा को बताना पड़ता है, 12वीं 13वीं में बताना पड़ता है, उनको लगता है पैसा कहाँ जा रहा है, तो उसके बाद समझ जाता। तो आप क्या बोल रहे हैं उनको कि बिल बना देना, बताओ बिल कितने का बनेगा, बताओ 80 का बनेगा। तो अगर बोलूँ इनवॉइस जो बनेगी, ठीक है, या प्राइस पेड बाय रेसिपिएंट, वो कितना होगा प्लीज बताएं, वो होगा 80। तो मैं बोल रहा हूं कि वैल्यू शैल इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय एनी पर्सन, बिकॉज हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और मैंने तब भी इतना ही डिटेल में समझाया था। तो यहां हमें हेल्प होगी कि कंसिडरेशन का मतलब होता है एनी अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट
और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन रेसिपिएंट भी पे कर सकता है जो बुक को रिसीव कर रहा है, और एनी अदर पर्सन भी पे कर सकता है। तो बताओ जो सप्लायर है इस केस में उसके पास कितना अमाउंट जाता है 200 रुपए, रेसिपिएंट कितना पे करता है 80, और एनी अदर पर्सन कितना पे कर रहा है 120, और कंसिडरेशन में भी पेड बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अमाउंट पेड बाय, अमाउंट लिख दे रहा हूं कंसिडरेशन पेड बाय एनी अदर पर्सन, तो आपको और समझ आएगा। प्लस लिख दिया मैंने कंसिडरेशन पेड बाय एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन ने पे करा है जिसका नाम हमने कंसिडरेशन का नाम रखा है सब्सिडी, कितने रुपए की 120 की। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी 200 रुपए। अब मैंने इसको ऐसे करके दिखाया, पहले मैंने समझा कि 200 होता है, 120 वो दे देते हैं, 80 रुपए का बिल बनता है, ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि जब बिल बनेगा वो 80 का ही बनेगा। तो अगर कभी क्वेश्चन में गिवन हो कि वैल्यू ट्रांजेक्शन वैल्यू है 80, तो आपको ये समझना है कि सब्सिडी हटाने के बाद है। यह लिखा है कि जो इनवॉइस है इनवॉइस वैल्यू है 80, तो आपको समझना है ट्रांजेक्शन जो 80 दिख रहा है ये सब्सिडी हटाने के बाद है, क्योंकि बहुत बार मल्टीपल टाइम में डाउट पूछा गया है कि क्या सर जो ये इनवॉइस वैल्यू दिख रही है ये सब्सिडी हटाने के पहले होगी या बाद में। तो मैं आपको बिल्कुल लॉजिकल बता रहा हूं, आप जब जाओगे वो बिल में 80 रुपए ही दिखाएंगे और आपसे 80 लेंगे, आपको 80 का बिल देंगे, आपको कहानी क्यों सुनाएंगे वो। आ रही बात समझ में। तो आपसे बोला जाए कि प्राइस कितना, तो हम बोलेंगे सर 80 की किताब आई है, तो हम बोलेंगे प्राइस मींस वैल्यू शैल इंक्लूड अमाउंट पेड बाय एनी अदर, उसको जोड़ देंगे और 200 रुपए बन जाए। क्या आपको कोई भी डाउट है तो एग्जाम्पल मेरी तरफ से फिनिश हो गया। अब अगर यही सब्सिडी किसने दी होती, अगर यही सब्सिडी किसने दी होती सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने, तो वो क्या बोलते कि हमारा पर्पज ही सब्सिडी देने का कीमत गिराना है, तो सब्सिडी से भी कीमत गिरे और बची हुई अमाउंट पर ही जीएसटी लगे, नहीं तो पूरे पे लगेगा जीएसटी तो थोड़ी सी कीमत रिलेटिवली क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। और गवर्नमेंट प्रोविजन बना रही है तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया कि अगर हम सब्सिडी दें तो कंसिडर मत करना, कोई और सब्सिडी दे तो आपको कंसिडर करना है। तो इंग्लिश ऐसी लिखी रहती है कि सब्सिडी गिवन बाय एनी अदर पर्सन शैल बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू, शैल बी कंसीडर्ड। तो कंसीडर्ड का मतलब होता है इसका ध्यान देना है, यानी इसका कुछ करना है। तो इसका क्या करना है, सब्सिडी का क्या करना है, क्या ऑलरेडी हो चुका होगा ये बताओ मुझे, क्या ऑलरेडी हो चुका होगा, हट चुकी होगी तो कंसीडर करना है, मतलब इसको इंक्लूड करना है। और वो आगे लाइन लिखते हैं कि सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट सेंट्रल स्टेट शैल नॉट बी कंसीडर्ड बाय कैलकुलेटिंग वैल्यू। तो बच्चा बोलता है सर कंसीडर नहीं करना मतलब हटाना नहीं है, हटा हुआ है तो क्या नहीं करना है, एड बैक नहीं करना है, क्योंकि जो इनवॉइस वैल्यू है वो ऑलरेडी हटी हुई है। और इस बात का आप अच्छे से एग्जांपल समझते हो, सिलेंडर की आपको वही वैल्यू पता है सच में जितने का आपको पेमेंट करना पड़ता है, इसका मतलब आपको तो पता भी नहीं उसकी सब्सिडी कितनी है, आपके पास तो उतने के अमाउंट पे करते हो, उतने के बिल आपके पास होता है कि अच्छा 800 जो भी होता है 800-900 रुपए वो आप पे करते हो, करेक्ट है ना। किसानों को खाद की बोरियां मिलती हैं, ठीक है, तो मैं चूंकि गांव से तो बता रहा हूँ कितने की मिलती है, 1200 रुपए की मिलती है, तो उनको यही पता होता है कि खाद की बोरी 1200 रुपए की आती है, जबकि उसकी कीमत कुछ और होती है। गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद कितने का बना देती है उसको 1200। वो जिस दुकान पे जाते हैं तो बोलते खाद की बोरी दे दो, 1200 रुपए देते हैं, बिल तो लेते नहीं, अगर बिल लेते तो भी कितने का बनता 1200। मतलब इनवॉइस वैल्यू जो आपको दी जाएगी अच्छे से दिमाग में बिठा लो, वो सब्सिडी हटाने के बाद की ही होगी। फिर आपको ध्यान देना है कि कौन सी सब्सिडी जोड़ी जानी है कौन सी सब्सिडी नहीं जोड़ी जानी। क्लियर है क्या। तो एक नोट हिंदी में लिख लो अपनी समझ के लिए, ठीक है। ये लिखा आपने एग्जाम्पल, हाँ बहुत स्पीड में लिखना।
लिखा, हटा दूं? हम एग्जाम के लिए नोट लिख रहे थे, नोट फॉर क्वेश्चन पर्पस। ऑलवेज, नहीं ऐसे शुरू करेंगे, अनलेस, बोलो बोलो, अदरवाइज स्टेटेड, always assume that invoice value oblique price is after considering subsidy, that is after deducting subsidy। ये हमेशा मानना है कि सब्सिडी हट चुकी है जब तक कि कुछ और ना कहा जाए। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यही सच्चाई है। और अगर कभी कंफ्यूज हो तो बोल देना कि मुझे नहीं पता कि सिलेंडर के भाव क्या है, मुझे वही पता है जितना मैं पेमेंट करके आता हूँ। तो जो तुम्हें नहीं पता वो किसी को नहीं पता, ठीक है। इसका मतलब बिल ही नेट अमाउंट का बनता है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, बिल नेट अमाउंट का बनता है। प्राइस माइनस सब्सिडी। इसमें बहुत सारी कई बार कंफ्यूजन पूछी हुई, इसलिए मैंने इतनी बात आपको नोट करा दी है। मैं बताऊंगा इसका मोड ऑफ पेमेंट कैसे आएगा, बताऊंगा, ठीक है। आपका सवाल ये होगा कि फिर जीएसटी कौन कितना चुकाएगा, ठीक है, बताऊंगा। लिखा आपने? हटाओ इसको, ठीक है। चलो, तो ए हो गया वैल्यू शेल इंक्लूड। एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज तो करा लो जरा। 15 कौन सा सेक्शन था ये? 15(2) ए बी सी डी और ई, बस बस। ए में क्या लिखा था? वैल्यू शेल इंक्लूड टैक्सेस, ठीक है। मैंने समझा नहीं पाया, टीसीएस या टीडीएस नहीं जोड़ेंगे। टीडीएस या टीसीएस टैक्स नहीं होते हैं, ये टैक्स कलेक्ट करने का एक तरीका होता है। टीडीएस कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। टैक्स काटने का तरीका है कि तुम्हें कभी टैक्स देना होगा, आज हम वो पैसा काट लेंगे। क्या वो ट्रांजैक्शन वैल्यू का हिस्सा बनता है? नहीं, वो तो जो भी उस पैसा लेना था गुड्स के बदले वो ले लिया है, अब उसके एक्स्ट्रा ये काम चल रहे हैं। गुड्स या सर्विस का जो पैसा लेना था वो ले लिया है, उसके एक्स्ट्रा ये इनकम टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम पैसा काट रहे हैं। नहीं तो हमें उस पैसे का कोई मतलब है ही नहीं, ये तो वो खुद क्या कर देता, जमा कर देता। तो टीडीएस टीसीएस टैक्स के नेचर के ही नहीं होते, टैक्स नहीं है टीडीएस, वो मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स है। जैसे टैक्स कितने तरीके से पे करा जा सकता है, तो अगर शुरुआत से पैसा पे हो रहा है तो या तो आप एडवांस टैक्स पे कर दो, या आपका टीडीएस टीसीएस कट जाए, या फिर तब आपने ईयर एंड तक ऐसा कोई पेमेंट नहीं करा तो फिर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में बाद में रिटर्न फाइल करके जमा कर दो। एक मोड ऑफ टैक्सेस है। बी में हमने क्या पढ़ा था? लायबिलिटी किसकी है? सप्लायर। पेड कौन करता है? रेसिपिएंट, एंड विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? बोलो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। क्या पढ़ा था? इंसिडेंटल एक्सपेंस। चौथा हमने क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट या डिले पेमेंट चार्जेस। पांचवा हमने क्या पढ़ा था? सब्सिडी। लेकिन किसकी सब्सिडी नहीं जोड़ेंगे? गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं जोड़ेंगे। ये 5 चीजें हम जोड़ेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर और उस पर जीएसटी लगाएंगे। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैं अब आपको शुरू करता हूं सेक्शन 15 सबसेक्शन 3, वैल्यू शैल एक्सक्लूड। देखो, दो ए वर्ड भी समझना बहुत जरूरी है। वैल्यू शैल एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब हमें ऐसा लगेगा कि एक्सक्लूड मतलब मत कंसीडर करो इसको। एक्सक्लूड मतलब इनका मीनिंग ये है कि वैल्यू से ये माइनस कर दिया जाएगा, वैल्यू से क्या कर दिया जाएगा? इसको माइनस कर दिया जाएगा, इसे एक्सक्लूड करेंगे, हटाएंगे। एक्सक्लूड को जो तुम्हें दिमाग में बिठाना है ना उसका, वो है हटाएंगे।
मतलब ये हटा हुआ होना चाहिए। तो इसमें 2 पॉइंट हैं जिसका क्रक्स एक ही है, वो है डिस्काउंट। ठीक है, क्या हटाना है? डिस्काउंट हटाना है। अब प्लीज सुन लें, 5-7 मिनट का कॉन्सेप्ट है, खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद हम फिर और आगे पढ़ेंगे, और फिर एक समय ऐसा आएगा जब हम ब्रेक भी करेंगे। ठीक है, आएगा, प्लीज सुने। वैल्यू सेल एक्सक्लूड, तो मैंने बोला डिस्काउंट हटाएंगे। तो अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है और आप उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं इमीडिएटली, जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, आप उसको हटा देंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई, एक तो वो हटेगा, और दूसरा डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई। ठीक है, तो डिस्काउंट लिख लो एट द टाइम ऑफ सप्लाई या फिर बिफोर सप्लाई। एग्जाम्पल ट्रेड डिस्काउंट, और फिर है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ये तो आपने दिया एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई, और ये हो गया पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, मतलब बेच पहले चुके हैं, डिस्काउंट बाद में दे रहे हैं। ये तभी अलाउ होता है प्रोवाइडेड आप 2 शर्तें क्या कर दो, पूरी कर दो। प्रोवाइडेड शर्त क्या है? अब 2 शर्तें पूरी कर दो। तो पहला पॉइंट ये है कि जब यहां वाला, मतलब ये वाला बता रहा हूं कि आप अगर बिक्री के समय डिस्काउंट देंगे वो तो माइनस हो जाएगा, उस पर कोई डिस्कशन हम आपसे कर ही नहीं रहे हैं। 1000 रुपए का एमआरपी है, आपने बिल्कुल राजवाड़ा वाला रंग दिखाया और उसने 300 रुपए का सामान आपको अल्टीमेटली क्या किया है, सेल किया है। 1000 का एमआरपी है, 700 का डिस्काउंट है, कोई दिक्कत नहीं। कितनी मानी जाएगी ट्रांजेक्शन वैल्यू, कितनी मानी जाएगी वैल्यू? 300 रुपए की वैल्यू मानी जाएगी। एक और वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, मैंने जब सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 लिखवाया था, समझाया नहीं था, तब मैंने कुछ वर्डिंग लिखवाई थी, और अब हम जब उसको पढ़ेंगे तो हमें समझ में आने लगेंगे। मैं लिखवाया था वैल्यू ऑफ सप्लाई मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज अमाउंट पेड और पेबल। अब बताओ, अगर किसी चीज की एमआरपी 1000 है और उस पर डिस्काउंट 700 है, तो व्हाट इज द अमाउंट पेड और पेबल? कितना अमाउंट पे करोगे बताओ? 300 ना, तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया था, वो तो हम पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा में, अदरवाइज यहीं से क्लियर हो गया था अमाउंट पेड और पेबल। और ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट की लैंग्वेज है। आप देखोगे 15(1) में तो ऐसा ही लिखा हुआ है कि अमाउंट पेड और पेबल फॉर दी सप्लाई। इसका मतलब डिस्काउंट तो हटना ही है। अब डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, एक तो जो हमने खरीदते समय दे दिया, और एक हम डिस्काउंट खरीदने के बाद देते हैं। उसके लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती है। पहली शर्त यह है कि जो डिस्काउंट आपको बाद में दिया जा रहा है उसके लिए एग्रीमेंट पहले ही हो चुका हो। दूसरी बात, हम वो आपको डिस्काउंट दे देंगे, उस डिस्काउंट की वजह से आपने जो परचेज किया था सामान, उसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है रेसिपिएंट को, कि सपोज करो जो ओरिजिनल सेल हुई थी, सपोज करो ओरिजिनल सेल हुई थी 1 लाख रुपए की। कितने की हुई थी? 1 लाख रुपए की ओरिजिनल सेल हुई थी। अब बाद में 5 महीने बाद या 12 मंथ बाद हमने क्या दिया है, इसको डिस्काउंट दिया, और मान लो 5000 का डिस्काउंट दिया है। तो अल्टीमेटली बताओ सप्लाई कितने रुपए की हुई है? 95,000। तो यहां ध्यान रखना क्या हो रहा है, मैं समझाता हूं बिल्कुल सीक्वेंस में। मैंने एक पर्सन को साल की शुरुआत में माल बेचना शुरू किया। मैंने उसको बोला कि आप माल मुझसे खरीदते जाओ, और अगर आप मुझसे पूरे साल में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का माल खरीद लोगे तो मैं आपको 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। फिर से पूरा एग्जांपल रिपीट करें। मैं किसी को सप्लाई कर रहा हूँ, उससे मेरा एग्रीमेंट है कि अगर वो पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा का माल मुझसे खरीद लेता है तो फिर मैं उसको कितने रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा? 5,000 का डिस्काउंट दे दूंगा। ऐसे होते हैं ना टारगेट बेस्ड डिस्काउंट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खरीदे। अब वो अगर 80,000 का खरीदे हुए होगा तो सोचेगा 20,000 और खरीद लो तो 5,000 का क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट, तो सेल अच्छी हो जाएगी। क्या यहाँ पर डिस्काउंट मैंने पहले ही दे दिया है बिक्री के समय, या दिया नहीं है अभी तक?
यानी जो मेरे 5,000 का बिल, 8,000 का बिल, 6,000 का बिल, 11,000 का बिल जा रहे होंगे, उनमें डिस्काउंट हटा हुआ नहीं होगा। ये डिस्काउंट मिलेगा जब पूरी बिक्री हो जाएगी और बिल का अमाउंट 1 लाख से ऊपर पहुंचेगा, तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 5,000 का। तो डिस्काउंट मिल रहा है पोस्ट सप्लाई, बट देयर इज एन एग्रीमेंट एग्जिस्टिंग बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई। लेकिन एक एग्रीमेंट है जो सप्लाई करते समय या सप्लाई करने के पहले से एग्जिस्ट करता है, तो फिर आपको ये डिस्काउंट हटाने देंगे हम बाद में। लेकिन दूसरी शर्त आपको ये करनी है, वो ध्यान से सुनना। मैं आपको माल बेचता गया, बिल बनाते गया, माल बेचता गया, बिल बनाते गया, ऐसे ऐसे करके आपको मैं कितने रुपए के बिल दे चुका हूं? 1 लाख रुपए के बिल दे चुका हूं। ठीक है, तो ये सप्लायर है और ये कस्टमर है, इसको गुड्स सप्लाई की गई है। ठीक है, कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। तो इनवॉइस कितने का बन चुका है आज तक? 1 लाख रुपए का बन चुका है। इस पर मैंने धीरे धीरे करके जीएसटी भी ले लिया होगा, कितने रुपए का? 18,000 का। सही है, यानी इस आदमी ने हमें पे कर दिया होगा 1,18,000 पेड। अब जब साल के एंड में टारगेट देखा कि अच्छा हो गया, चलो ये 5,000 रुपए का डिस्काउंट हम दे देंगे, तो इससे जो भी एंड का पेमेंट बचा होगा, थोड़ा मोड़ा जो भी होगा वो हो जाएगा, आप उसके चक्कर मत। अब अगर इसने मुझे 1,18,000 का पेमेंट कर दिया, मतलब इसने मुझे 18,000 के जीएसटी का पे कर दिया, तो रेसिपिएंट ने, इसके पास इनवॉइस है, इसके पास गुड्स आ गई हैं, गुड्स को वो क्या कर रहा है? कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर रहा है। तो क्या ये आईटीसी क्लेम कर सकता है? तो हो सकता है उसने आईटीसी क्लेम कर ली हो पूरे 18,000 की। उसके पास बिल है 1 लाख का, जिसमें उसने 18,000 का जीएसटी दिख रहा है। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपको आईटीसी लेने के पहले सप्लायर का पूरा अमाउंट पे कर देना चाहिए। तो उसने पे नहीं भी किया होगा तो भी वो 18,000 की आईटीसी ले सकता है। आईटीसी लेने की शर्त यह है कि रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो, उसके पास इनवॉइस हो, और उसको गुड्स रिसीव हो चुकी हो, और वो जो गुड्स हैं वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में यूज होने वाली हो। कौन सी 4 शर्तें पूरी करनी होती है आईटीसी लेने के लिए? आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो, आपके पास इनवॉइस हो, आपके पास या आपके एजेंट को गुड्स रिसीव हो गई हो, और आप उन गुड्स को बिजनेस पर्पस से उपयोग करने वाले हो। अगर पर्सनल पर्पस से करने वाले हैं तो आईटीसी नहीं मिले। चारों शर्तें पूरी। क्या किसी शर्त में लिखा कि पेमेंट कर दो पहले? तो उसने 18,000 की आईटीसी ले ली और अब उसको मिल रहा है 5,000 का डिस्काउंट। और उसको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 5,000 का। तो अब कायदे से होना तो ये चाहिए कि अब जो बिल बनना है, देखना ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं कि डिस्काउंट जो पोस्ट सप्लाई है, अगर उसका एग्रीमेंट पहले से हो गया है तो उसको हम हटा देंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी अगर हटा देंगे? अभी तक 1 लाख थी, अब अगर डिस्काउंट हटा दिया ये वाला, तो कितने की वैल्यू सप्लाई बचेगी? 95,000 की। ऐसे में तो सप्लायर से जीएसटी कितने पे लिया जाएगा? 95,000 पे। जबकि इसको बिल कितने का जा चुका है बताओ? इनवॉइस इसको कितना जा चुका है? 1 लाख का, जिसपे जीएसटी कितना दिख रहा है? 18,000। अभी इसने चुकाया हो या ना चुकाया हो, इवन इफ जीएसटी इज नॉट पेड, इवन इफ कंसिडरेशन इज नॉट पेड, इसने आईटीसी कितने की क्लेम कर ली होगी बताओ? इसने 18,000 की आईटीसी क्लेम कर ली होगी, चाहे अभी पेमेंट ना भी चुकाया हो। तो इसको ये बोला है कि हम वैल्यू में से 5,000 हटा देंगे। वो डिस्काउंट जो बाद में दिया गया है उसको हम वैल्यू में से हटा देंगे। नहीं, मतलब नई वैल्यू कितनी बन जाएगी? 95,000 बन जाएगी। और जीएसटी कितने के हिसाब से लग जाएगा? 95,000 के हिसाब से लग जाएगा। लेकिन अगर जीएसटी 95 हिसाब के से लग रहा है तो आईटीसी भी तो 95,000 की इनवॉइस के हिसाब से ही ली जानी चाहिए। कहीं ऐसा तो ना हो कि आईटीसी 1 लाख की इनवॉइस के हिसाब से चली जाए और वैल्यू हम 95,000 बना दें। हम पढ़ रहे हैं कि वैल्यू में से क्या हटा दिया जाएगा, तो हमने बोला पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट हटा दिया जाएगा इफ देयर वाज एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सप्लाई। अगर सप्लाई करते समय एग्रीमेंट था कि डिस्काउंट दिया जा सकता है अगर टारगेट अचीव कर लिया जाए,
तो डिस्काउंट बाद में दिया जाएगा। 1 लाख का बिल पहले इशू हो चुका है, उसके पास 1 लाख का बिल पड़ा हुआ है, उस पर 18,000 का जीएसटी दिख रहा है। अब मैं बोल रहा हूं कि 5,000 का डिस्काउंट जो बाद में दिया गया है उसको वैल्यू से हटा देंगे, मतलब वैल्यू कितनी बन जाएगी 95,000। अगर वैल्यू 95,000 बन गई तो जीएसटी कितना जाएगा उसके हिसाब से जाएगा। जबकि अगले के पास बिल कितने का पड़ा है 1 लाख का, तो बस एक ही शर्त बहुत छोटी कि आप उस 5,000 के ऊपर आईटीसी क्लेम मत करना। यानी आप कितने पे आईटीसी क्लेम करना 95,000 पे। अगर आपने आईटीसी क्लेम कर ली है तो 5,000 की वैल्यू पर क्लेम किया गया आईटीसी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। या तो आईटीसी लो ली ना हो, अगर ले ली हो तो 5,000 की आईटीसी रिवर्स करनी पड़े। क्या कोई डाउट आपको? क्या आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन समझ में आ रही है कि ऐसा हो सकता है? मैंने आज माल बेचा हो, 1 लाख का बिल बनाया हो, 15 मार्च का दिन चल रहा है, बस 5-15 दिन में क्या हो जाएगा पता चल जाएगा उसने टारगेट अचीव किया या नहीं किया। आज तक का बिल 1 लाख हो चुका है, जो भी हो चुका है, मैंने उसको बिल दे दिया है, उसने बिल दिखाते ही उसकी क्या क्लेम कर ली है, आईटीसी क्लेम कर ली है। अब लेकिन मैंने अभी जीएसटी चुकाया नहीं है, मैं तो क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटी चुकाता हूं, तो जो मेरा मार्च का क्वार्टर खत्म होगा उसके बाद में जीएसटी चुकाऊंगा। जब मैं जीएसटी चुकाऊंगा तो वैल्यू दिखाऊंगा, तब तक डिसाइड हो जाएगा कितना टारगेट अचीव किया गया है। मैं बोलूंगा सर ने तो टारगेट अचीव कर लिया, मैं इसको डिस्काउंट देना चाहता हूं, मैं उसको डिस्काउंट दे दूंगा। और 15(3) जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं वो बोल रहा है डिस्काउंट दे दिया, पहले से एग्रीमेंट था तो हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उसको वैल्यू से हटा दूंगा क्योंकि अभी तक मैंने टैक्स चुकाया नहीं है, तो मेरा क्वार्टर खत्म होगा, मैं उसको हटा के और उस पर वैल्यू पे टैक्स चुकाना चाहूंगा। बोले ठीक है, समझ गए। वैल्यू सेल एक्सक्लूड डिस्काउंट जो कि बाद में दिया गया है। 2 शर्तें चाहिए, एग्रीमेंट पहले से हो और अपने बायर को बोल दो, अपने रेसिपिएंट को बोल दो उस प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे जो डिस्काउंट दिया गया उस पर आईटीसी क्लेम ना कर। ठीक है, पक्का? तो यहां 95,000 पर इतने पर जीएसटी जाएगा, तो इसको भी बोलें कि 95,000 पर ही आईटीसी ले, 5,000 पर ना ले, और ले ली हो तो अदरवाइज रिवर्स करे। बस इतनी सी बात। ठीक है, एक बार मैं रीड करा दूं आपको, नोटिंग करा देता हूँ। ये हमने पढ़ा 2, ये है 3, ये सेक्शन है 15(3) का पार्ट ए। तो द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट which is given before or at the time of supply. B, after the supply has been made if such discount is established in terms of an agreement enter into at or before the time of such supply and specifically linked to relevant invoice। and इसकी कंडीशन देख लो, आफ्टर द सप्लाई जो डिस्काउंट है उसका एग्रीमेंट पहले से होना चाहिए, प्लस इनपुट टैक्स क्रेडिट एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। तो वो क्या बोल रहा है कि जो डिस्काउंट है उस पर जो एट्रीब्यूटेबल क्रेडिट है उसको क्या कर देना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए। क्या कोई डाउट आपको? पक्का? हटा दो इसको। क्या हुआ? तो मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि मल्टीपल चीजों की सप्लाई हो रही है। अच्छा, मतलब ठीक है, जैसे हम ऐसे ही एग्जांपल ले लें कि किराने की दुकान का सामान ले रहा है, यानी बिस्किट भी ले रहा है, सारी चीज ले रहा है, तो प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट निकाला जाएगा पूरे टारगेट पे, और जितना जीएसटी हुआ उतना प्रोपोर्शनेट रिवर्स हो जाएगा। क्योंकि सपोज 5,000 का डिस्काउंट दिया गया तो वो पूरे अमाउंट का 5,000 दिया गया, उसके अंदर जिस जिस तरीके का माल होगा, जिस जिस रेट का होगा, प्रोपोर्शनेट ही हटेगा। इनका सवाल ये है, मैं पहले रिपीट कर दूं फिर आपको आंसर दे देता हूँ। इनका सवाल ये है कि सपोज करें सर हम किराने की दुकान से सामान खरीदते हैं और उसमें कुछ बिस्किट भी है, कुछ नमकीन भी है, कुछ भी है। अब उनकी जीएसटी की रेट हो सकती है किसी की 5 हो, किसी की 18 हो, किसी की 28। अब बिल बन गया 1 लाख का, उसमें 3 टाइप की रेट ऑफ जीएसटी वाला माल इंक्लूड है, एंड में आप डिस्काउंट दे रहे हैं 5,000 का, तो फिर आईटीसी किस रेट से रिवर्स होगी? आ रहा है बात समझ में आ गई आपको? तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आईटीसी प्रोपोर्शनेट रिवर्स होगी। 1 लाख के अमाउंट पे कितना जीएसटी बन रहा है आप वो देख लो, तो 5,000 के अमाउंट पे कितना रिवर्स होगा वो आए। ठीक है, वही नोट कर लो। ये नोट किया आपने इतना, ये वाला पार्ट?
बताओ शर्त बताओ मुझे, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोवाइडेड देयर वाज, बोलो प्लीज, देयर वाज एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर डिस्काउंट, कब, बोलो, बिफोर और एट दी टाइम ऑफ सप्लाई, प्लस दूसरा बताओ पॉइंट क्या है, प्लस रेसिपिएंट हैज रिवर्स्ड दी proportionate ITC on discount amount। ठीक है, लिख लो। आपका ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक है, आज काफ़ी हद तक हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा, कल नया चैप्टर शुरू भी हो जाएगा, ठीक है, एक और आपका रहेगा टेस्ट। तो आपके कितने चैप्टर हो गए हैं, पहला हुआ बेसिक, जो टेस्ट रहेगा उसमें एमसीक्यू भी आएंगे और सब्जेक्टिव तो आएंगे ही आएंगे। तो बेसिक, दूसरा सप्लाई, तीसरा वैल्यू, इन तीनों का टेस्ट रहेगा, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा, 3 दिन का टाइम रहेगा आपको। तो आज क्या डे है, ट्यूसडे है आज, संडे को रख दें टेस्ट आपका, ठीक है। तब तक एक चैप्टर अगर जो भी होगा हो ही जाएगा, उसका भी टेस्ट रहेगा, साथ में आप पढ़ते जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल एक एक लाइन पढ़ना है, तो आप मुझसे रिक्वेस्ट करोगे सर मॉड्यूल का प्रिंट करा, मैंने बोल दिया है प्रिंट, आप कल कलेक्ट कर लेना, ठीक है, हो गया। आप अदरवाइज भी वहाँ जाके बोल सकते हो कि मेरे लिए प्रिंट कर दो, तो वो कर देंगे इंडिविजुअली, आप उनको भी बोल सकते हो। और एक पेज पे ऐसे 2 प्रिंट कराना है, ठीक है, नहीं तो मॉड्यूल भयंकर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं करा के देख चुका हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा बल्कि हो जाएगा वो मॉड्यूल लाने के लिए, एक लड़का है पढ़ाई का बोझ कम है, मॉड्यूल का ज़्यादा। हटा दूँ ये आपको समझ आ गया एग्जाम्पल, ठीक है, एक कॉमन एग्जाम्पल है, हटा दूँ ना इसको, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, हमने पढ़ लिया क्या इंक्लूड होगा क्या एक्सक्लूड होगा, फिर हम पॉइंट नंबर 4 और 5 बाद में पढ़ेंगे। ये यहाँ रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने आपको एक बार पढ़ाई भी थी सप्लाई में, सेम लिखी हुई है, आप पढ़ लें, ठीक है। इस चैप्टर में क्यों लिखी है रिलेटेड की डेफिनेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर रिलेटेड पर्सन से क्या लिया जाए, गुड सर्विस लिया जाए, तो फिर 15(1) नहीं लगेगा, 15(4) के वैल्यूशन रूल लग जाएंगे, उस वजह से उन्होंने लिखी है, तो वो आप देख लेना। एग्जाम्पल पढ़ते जा रहा हूँ मैं, देख लें, फिर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन कराऊंगा। होलसेल प्राइस ऑफ 1 metric ton of cement sold by X Limited in the ordinary course of business is 7,000. Price of 1 metric ton of cement sold by X Limited to an unrelated customer by is 6,700. बोला है नॉर्मली वो 7,000 का बेचते हैं, लेकिन एक अनरिलेटेड कस्टमर को ही उन्होंने 6,700 का बेच दिया। बताओ क्या होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, ट्रांजेक्शन वैल्यू 6,700, ठीक है। आज हम मॉड्यूल पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़ेंगे, और ये जो बल्ब जल रहा है आपके दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट नोट जैसा होता है, ये कहीं ना कहीं आपको लॉजिक या क्रक्स देता है कि आखिर जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है, तो इसको भी आप जरूर पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ एक लाइन नहीं छोड़नी आपको जीएसटी के मॉड्यूल की, ठीक है। एमसीक्यू आपसे सारे बन जाएंगे इसके बाद, और क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से बन जाएंगे, तो हमें अच्छी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो ये देख लो, एक टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट क्या लिखा है, नॉट इंक्लूडेबल इन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। क्योंकि क्यों नहीं इंक्लूडेबल, नॉट टू बी इंक्लूडेड एज इट इज एन इंटरिम लेवी नॉट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ टैक्स। टैक्स नहीं है वो ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लग रहा है, वो तो बस टैक्स कलेक्ट करने का एक जरिया है, ठीक है, तो इंक्लूड नहीं होगा। ये एग्जांपल कर लेना, मैं कर दूं। ए हेडिंग है पेमेंट मेड टू थर्ड पार्टी बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर। ग्रांट बिज contracts with ABC company to conduct a dealers meet. In furtherance of this, grant based contracts with vendors to deliver goods and services like water, soft drinks, audio system, projector, catering, flowers, etc.
एट द वेन्यू ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एट द स्टिपुलेटेड प्राइस। तो एक ग्रांड विज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है विद एबीसी कंपनी टू कंडक्ट अ डीलर्स मीट। एबीसी कंपनी से एग्रीमेंट हुआ है ग्रांड विज का, एक डीलर की मीटिंग होनी है। इन फर्दरेंस ऑफ दिस, इसी के लिए ग्रांड विज कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर्स टू डिलीवर गुड्स सर्विसेज लाइक वाटर। तो ग्रांड विज आप समझ लो कि मान लो कोई होटल है, ठीक है, कोई मंडप है, वो क्या कर रहा है, वेंडर से एग्रीमेंट कर रहा है, कैटरर से, कि आप लोग यहाँ वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, ऑडियो सिस्टम भी लगा देना, प्रोजेक्टर लगा देना, कैटरिंग लगा देना, फ्लावर्स लगा देना, इसका उन्होंने एग्रीमेंट करा है एट द वेन्यू ऑन द स्टिपुलेटेड डेट एट द स्टिपुलेटेड प्राइस। मतलब मंडप किसी का है और वो कैटरर वाले से, ठीक है, बात कर रहा है कि आप पानी, अन्न पेय पदार्थ और कैटरिंग वगैरह लगा देना। मीटिंग होनी है किसकी, एबीसी कंपनी की, ठीक है, उसके लिए पूरा अरेंजमेंट हो रहा है। ग्रांड विज इज लायबल टू मेक दीज पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टेड। और ग्रांड विज ने बोला इसका पेमेंट हम आपको कर देंगे। किसको बोला है, वेंडर को। यानी ग्रांड विज मंडप है, एबीसी कंपनी की मीटिंग होनी है और मंडप ने वेंडर से बात करी है कि पानी वगैरह, कैटरिंग वगैरह का अरेंजमेंट आप कर दें। तो ग्रांड विज इज लायबल टू मेक दीज पेमेंट एज कॉन्ट्रैक्टेड। इसका पेमेंट ग्रांड विज ही करेगा, वो मंडप वाला ही करेगा अगले को। आगे क्या लिखा है, द सॉफ्ट ड्रिंक सप्लायर वांट्स पेमेंट अपॉन डिलीवरी। बोला कि हमें जैसे हम सामान लाएंगे हमें अपना पैसा चाहिए। एबीसी कंपनी एग्रीज टू पे द बिल रेज्ड बाय द सॉफ्ट ड्रिंक्स वेंडर ऑन ग्रांड विज ऑन रिसीविंग द क्रेट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एबीसी कंपनी ने बोला कि जब भी ये आएगा ना वेंडर आपका, मैं पेमेंट कर दूं। किसकी लायबिलिटी थी पेमेंट करने की कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ग्रांड विज मतलब मंडप वालों की, कि कैटरिंग वालों को वो पेमेंट कर देंगे। कैटरिंग वाले ने बोला कि मैं तो जैसे ही मंडप में आऊंगा मुझे तुरंत पैसा चाहिए। एबीसी कंपनी ने बोला ठीक है उसको आने दो, मैं पैसा दे दूंगी। आ रही बात समझ में आपको, आ रही, तो फिर तो आंसर ही आ गया होगा। तो क्या लगा, दिस अमाउंट इज नॉट बिल्ड बाय ग्रांड विज टू एबीसी कंपनी, however it would be added to the value of supply provided by ground wiz to abc company for payment of gst। क्योंकि एग्जांपल है तो आंसर आ गया एंड में। तो उन्होंने बोला क्या है कि ग्रांड विज ने कॉन्ट्रैक्ट करा था ना वेंडर से, तो किसकी लायबिलिटी थी, ग्रांड विज क्या है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है अभी अपने केस में, एबीसी कंपनी। उसकी मीटिंग होने वाली है, ग्रांड विज ने अरेंजमेंट करे हैं। तो ग्रांड विज ने अरेंजमेंट करने के लिए ड्रिंक्स वगैरह मंगाई है, उसका पेमेंट वो खुद करती और पूरा बिल बना के इनको दे देते, लेकिन उसका पेमेंट किसने करा, एबीसी कंपनी ने डायरेक्ट कर दिया और बचे हुए अमाउंट का बिल फिर ग्रांड विज ने बना के इनको दिया। तो जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें और क्या इंक्लूड कर दिया जाएगा, अमाउंट पेड टू वेंडर्स, क्योंकि वो लायबिलिटी थी किसी की, सप्लायर की, पेमेंट किसने करा है, रेसिपिएंट ने। ठीक है, ओके ओके, समझ आ गया आपको। ये देख ले एक एग्जांपल, अ सप्लाई प्राइस एट 2000 इज मेड, 2000 रुपए की प्राइस की एक सप्लाई की गई विद अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ फॉर पेमेंट, एक महीने का टाइम दिया गया पेमेंट करने का। देयर आफ्टर इंटरेस्ट एट 12% इज चार्जेबल, द पेमेंट इज रिसीव्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। 2 महीने लैप्स होने के बाद पेमेंट आया, इंटरेस्ट कितना बन गया, 2000 पर 20 रुपए। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि सच इंटरेस्ट विल बी एडेड टू द वैल्यू एंड दस द वैल्यू ऑफ सप्लाई विल वर्क आउट टू बी 2020 assuming the interest to be exclusive of GST। इन्होंने अजम्पशन लिया है कि 20 रुपए के अलावा जीएसटी बाहर से आएगा। मैंने आपको बोला है कि ये अजम्पशन लेना नॉर्मली कि जो अमाउंट है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट उन्होंने बताया। एक और एग्जांपल देख लें, द सेलिंग प्राइस ऑफ नोटबुक इज 50 फॉर नोटबुक सोल्ड टू स्टूडेंट इन गवर्नमेंट स्कूल, द कंपनी यूजेस इट्स CSR फंड्स टू पे द सेलर 30। एक कंपनी ने और उसने बोला कि हम 30 रुपए अपने CSR से दे देंगे, सो दैट द स्टूडेंट पे ओनली 20। बताओ कितना बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, 50। तो ऐसे बोलेंगे 20 जो वैल्यू है प्लस सब्सिडी गिवन बाय एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये आ रहा है डिस्काउंट वाले पॉइंट, मैं बस आपको एग्जाम्पल कराते जा रहा हूँ, ठीक है, जो जरूरी है आपको समझने के लिए। ये अलाउबिलिटी ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट दिए गए जो कि क्लैरिफाई किए गए हैं। क्लैरिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ बहुत ही क्या होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं क्लैरिफिकेशन। यहाँ ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन बता रहा हूँ क्लैरिफिकेशन इंपोर्टेंट होते हैं। तो बोले स्टेगर्ड डिस्काउंट, ये क्या होता है,
बाय मोर सेव मोर। उन्होंने बोला आप 10,000 की शॉपिंग करोगे 10% का डिस्काउंट, आप 15,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको 12% का डिस्काउंट, आप 20,000 की शॉपिंग करोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट। ऐसे केस में क्या होगा, कोई भी डिस्काउंट हो, चूंकि सेल करने के पहले पता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वैल्यू में से माइनस हो जाएगा। आप जितने का खरीदोगे डिस्काउंट सीधा माइनस कर दो, डिस्कशन ही नहीं है। हमने सिंपल से लिखा था एक्सक्लूड होगा डिस्काउंट, जो कि एट द टाइम और बिफोर सप्लाई दिया जा रहा है, वो तो हटेगा ही, उस पर हमने कोई शर्त पड़ी ही नहीं है। अब उसका तुम्हें जो नाम रखना हो रख दो, वो तो माइनस होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू मीन्स भी होता है अमाउंट पेड और पेबल, जो अमाउंट एक्चुअली क्या होने वाला है, पे होने वाला है। तो ये डिस्काउंट भी हटेगा। लगा पीरियोडिक और ईयर एंडिंग डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट या ईयर एंडिंग डिस्काउंट वही होते हैं जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अगर साल भर में हमसे 1,00,000 रुपए का सामान खरीदोगे तो हम 5,000 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। बस इसमें एक शर्त, दो शर्त पूरी होनी है कि एग्रीमेंट पहले से हो प्लस उसकी आईटीसी क्या हो गई हो, प्रोपोर्शनली रिवर्स हो गई हो। तीसरा है सेकेंडरी डिस्काउंट, ऐसा डिस्काउंट कि जिसका एग्रीमेंट पहले कभी हुआ ही नहीं, माल बेच दिया गया, इनवॉइस बन गई, अगला बंदा बाद में आया कि यार आपसे ही माल खरीदते हैं और आपने ऐसा बिल बना दिया, पहली बार मैंने अपने बेटे को या भाई को भेजा था, आपने ऐसा कर दिया। उसको क्या करा गया, रिवाइज करा गया या रिवैल्यू करा गया, डिस्काउंट को रिवैल्यू करा गया। तो फिर हम बोलेंगे कि सेल के बाद अगर डिस्काउंट को रिवाइज करा गया, इनवॉइस गलत बना है अलग बात हो जाएगी। अगर डिस्काउंट के नाम से डिस्काउंट बढ़ाया जा रहा है या दिया जा रहा है, या डिस्काउंट दिया ही नहीं था और बाद में दिया जा रहा है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देख लें आप डिस्काउंट का। रॉयल बिस्किट कंपनी गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन लिस्ट प्राइस टू डिस्ट्रीब्यूटर। वो 30% का डिस्काउंट देते हैं लिस्ट प्राइस में, मतलब लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब ट्रेड डिस्काउंट होता है। 10 फॉर अ कार्टन ऑफ स्पाइस बिस्क, क्या है बिस्क, हाँ। इन द इनवॉइस द लिस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज 200 on which a discount of 30% is given to arrive at the final price of 140। तो बताओ क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू इज 140 as the discount is allowed at the time of supply is shown in the invoice। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का ये एग्जांपल है। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं, तो अब आप रीड कर लेना। ठीक है, और ये सारे एग्जांपल आप क्या कर लेना, रीड कर लेना। देखो इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, ये है एग्जांपल ऑफ डिस्काउंट नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। आप रीड कर लेना है ना, आपके लिए है ये इलस्ट्रेशन आया है, देख लो। BW लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टोबैको प्रोडक्ट, वो क्या करते हैं, टोबैको प्रोडक्ट बनाते हैं। इट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटेड टू गुड्स सोल्ड बाय इट टू CF लिमिटेड। प्राइस ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ड्यूटीज एंड डिस्काउंट, 60,000 रुपए का प्राइस है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी है 6,000। मैं सीधा पूछना शुरू करता हूं, क्या ये वैल्यू में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते हैं, हो गए? हाँ बताओ पॉइंट नंबर, बताओ पॉइंट नंबर, बहुत जरूरी है, आपको आंसर दिखाऊंगा मैं। 15 टू A पैकिंग चार्जेस इंक्लूड होंगे, 15 टू C फ्रेट इंक्लूड होगा, 15 टू C, क्योंकि ये क्या है, पैकिंग चार्जेस और फ्रेट क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो अगर हमारी बात हुई होगी कि हम होम डिलीवरी करेंगे इस प्रोडक्ट की, तो फ्रेट चार्जेस भी है बिफोर और एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिलीवरी। गुड्स की डिलीवरी करते समय या उसके करने के पहले के जो भी खर्चे हैं इंसिडेंटल, वो सारे इंक्लूड होंगे। तो अगर हमारी डिलीवरी का एग्रीमेंट घर पे डिलीवर करने का है, तो जो ट्रांसपोर्ट की सर्विस है वो बिफोर डिलीवरी की सर्विस है, और वो किसका पार्ट बनेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी। कोई डाउट आपको, पक्का डाउट तो नहीं है? टोटल अमाउंट बिल्ड टू CF लिमिटेड बिफोर एनी डिस्काउंट, साफ साफ लिखा हुआ है, कोई डिस्काउंट इसमें से दिया नहीं गया। इसका जो 60,000 का अमाउंट है उसमें अभी कोई डिस्काउंट हटा नहीं है, तो वो 60 प्लस 6,000 प्लस 2,000 1,600 ये हो गया। फिर लिखा डिस्काउंट एट 2% ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस में ही रिकॉर्ड कर दिया गया, मतलब डिस्काउंट तो बेचते समय ही दिया जा रहा है। तो किसका 2%, 2% ऑफ प्राइस। इन वर्ड को ऐसे ढूंढा करो, प्राइस प्राइस। डाउट पूछा कैसे जाता है बताता हूं, क्या सर डिस्काउंट 69,600 का 2% होगा? नहीं, कई बार होता भी है। तो वो लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं वो देखना। हो सकता है पहले वर्ड में यहां लिखा हो इनवॉइस वैल्यू, और फिर यहां लिखा हो 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, तो हम क्यों कंफ्यूज होंगे? उसने लिखा है इनवॉइस वैल्यू, लिखा है 2% ऑफ इनवॉइस वैल्यू, तो बस हटा दो उससे।
तो ये क्या हो जाएगा 2% ऑफ प्राइस, मतलब 60,000 का 2% हटेगा। हाँ सेक्शन बताओ तुम तो 15(3)(a), ठीक है। तो इन सवालों में सेक्शन इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब आईसीआई के आंसर पढ़ोगे तो ऐसे आंसर करेंगे, वो ऐसे ही हम करेंगे। तो बोला कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, प्राइस ऑफ गुड्स ये लिखा, फिर एक्साइज ड्यूटी नोट 1, पैकिंग चार्जेस नोट 2, फ्रेट नोट 3, डिस्काउंट नोट 4। हम कितना भी अच्छा क्वेश्चन कर लें, अगर हम ऐसे नहीं लिखेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, आप अगर इसको इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर आपके कट जाएंगे। हमें ये करना है कि हमें जो आता है उसमें नंबर ना कटे। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल, मैं नॉर्मल ऐसे बोल रहा हूँ कि हम सारा सिलेबस कई बार एंड में कभी कभी कोई स्टूडेंट रिवाइज नहीं कर पाता, वो बस इतना दिमाग लगा ले कि देखो मैं सारा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 70% पढ़ पाया। अगर इतना बस अपने अंदर कर ले कि यार मैं 70% लिखूंगा तो उसमें मैं नंबर नहीं घटने दूंगा, फिर 30% जो मैंने नहीं पढ़ा उसका कुछ तो लिख दूंगा मैं, लेकिन जो 70 लिखूंगा उसमें मार्क्स नहीं कटने दूंगा, तो भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर किसी कोई पेपर देता है, टेस्ट देता है, उसके 50 में से 30 नंबर आते हैं टेस्ट देने पे सपोज, तो उसको अपने नंबर इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत जो है वो 2 जगह है। पहला तो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़े, लेकिन दूसरा ये है कि जो उसको आता है उसमें क्यों मार्क्स जा रहे हैं, उसमें ना जाए। तो अगर आप केवल उसी चीज को इंप्रूव कर लो जो आप पहले से जानते हैं, जो आप समझ चुके हैं, जो आपको आती है, जो क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, जो आपने सही करे हैं, अगर उसको इंप्रूव करने जाओगे तो ही 5 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ 3 3.5 मिले हैं, वहां 5 मिलने लगेंगे, तो वही 15% का इंप्रूवमेंट हो जाएगा, 20-30% का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आप हर सब्जेक्ट में जितना जानते हैं उसको ही अगर ठीक से प्रेजेंट करने लगते हैं तो भी आप 20% मार्क्स अपने बढ़ा सकते हैं, आराम से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हमें काम करना है हमेशा। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख के आओगे, मैं हर एक कॉपी चेक कर लूंगा। इससे क्या हो जाएगा, बड़ा सरल क्वेश्चन है, अमाउंट तो आ ही गया, तो आप समझ गए पर्पस क्या है लिखवाने का। आपको मैं 2 क्वेश्चन दूंगा लिखने के लिए, आप वो दोनों लिख के लाओगे, तब मैं आपको रेगुलरली चेक करा पाऊंगा कि हाँ यार आप प्रॉपर नहीं लिख रहे हो, आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है। नहीं तो हम सीधा कब बात करते हैं इस बारे में, बोले सर वो मेरा रिजल्ट आया था प्रॉपर आया नहीं, मैं कॉपी मंगा रहा हूँ, तो आप एक बार देख लो कि मेरे लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप पेपर इसलिए दे रहे हो ताकि कॉपी मंगा के दिखा पाओ कि लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं। आप लिख के लाओगे, मैं कल ही चेक कर दूंगा कि लिखने में प्रॉब्लम है या नहीं है, और जिनको जो बोलूं उस पार्ट पे मेहनत करना शुरू कर दें। ठीक है, देखो तो हर चीज का उन्होंने नोट लिखा है, 15(2)C नोट लिखा है, 15(3)A का नोट लिखा है, हर एक चीज का नोट लिखा है। ये देख लें दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़े सरल ही होते हैं। ऐसे लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ बिस्किट, द प्राइस ऑफ 200 ग्राम पैक ऑफ बिस्किट सोल्ड बाय ऐसे लिमिटेड इज 30। 200 ग्राम के पैकेट का प्राइस है 30 रुपए। इट हैज रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ 5 पर पैक ऑफ बिस्किट सोल्ड फ्रॉम NM लिमिटेड। उसने उसको क्या मिला है, 5 रुपए की सब्सिडी मिल रही है हर बिस्किट के पैकेट पर, एज पार्ट ऑफ NM लिमिटेड CRS एक्टिविटी। ऐसे लिमिटेड सप्लाइड 1000 पैक्स ऑफ बिस्किट एट 25 पर पैक टू वन ऑफ इट्स होलसेलर नेमली MA प्राइवेट लिमिटेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। तो उसने 1000 पैकेट सप्लाई करे 25 रुपए पे, प्राइस कितना रहा 30, 5 की मिलाई सब्सिडरी, सब्सिडी कितने में सप्लाई कर रहा है 25 में। लोडिंग चार्जेस ऑफ 1200 हैव आल्सो बीन चार्ज सेपरेटली फ्रॉम MA प्राइवेट लिमिटेड। 1200 रुपए का लगा है लोडिंग चार्ज। ठीक है, MA प्राइवेट लिमिटेड डिलेड द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन एंड दस पेड 5000 एज इंटरेस्ट। नो सेपरेट अमाउंट ऑफ GST इज पेड ऑन द इंटरेस्ट बाय MA लिमिटेड। तो बोल रहा है कि डिले हो गया है पेमेंट करने में, 5000 रुपए का इंटरेस्ट भी दिया है, नो सेपरेट अमाउंट ऑफ GST इज पेड ऑन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे अलग से GST नहीं दिया है। In the next tax period, assume the rate of GST to be 18%. Determine the value of taxable supply. बताओ कैलकुलेटर पे करके बताओ कितना आएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, कर लो जल्दी से। थर्टी 36,200 इन्होंने बोला, कुछ लोग कैलकुलेटर ढूंढ रहे हैं। कितना आया, क्या 3 अमाउंट है, क्या तुम कर क्या रहे हो, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हो, किसमें से हटा हटा के जोड़ के हटा के जोड़ के क्या कर क्या रहे हो, कितना आया आंसर 35। तो इतनी क्लास में 2 आंसर तो आ गए हैं।
किसी का तीसरा आंसर? अब मैं सोचा था कि मैं क्या बार बार वही क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, यहाँ आंसर बदल रहे हैं लोगों के। कितना आया राठी जी? 35,437, ये अलग अमाउंट आया, ये सबका आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो 5 रुपए जोड़े जाएंगे। एंड ये किस सेक्शन के अंतर्गत जोड़ा गया लोडिंग चार्ज, जल्दी बताओ। 15 टू सी की डी, और एक किसके सब्सिडी 15 टू ई, और इंटरेस्ट 15 टू सी डी। एक जैसे ही बोलते हैं, मुंह एक जैसे बनता है तुम लोगों का। तो ये आ गया, ठीक है। इसको रिवर्स करा, ध्यान दिया आपने, है ना? चलो ठीक है, ओके। हाँ, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे वो बता दूं, फिर ब्रेक करता हूँ मैं। हम पढ़ेंगे सप्लाई वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15(1). ये बात कहाँ लिखी थी? सेक्शन 15 सब सेक्शन 4 में, कि जहाँ 15(1) के हिसाब से वैल्यू डिटरमाइन ना होगी, वहां वैल्यू 15(4) के हिसाब से डिटरमाइन की जाए। ठीक है, ठीक है, ब्रेक ले लो, ठीक है, ब्रेक ले लो, उसमें क्या है, 10 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। बाय बाय।